हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज के अपने इस वन शॉट वीडियो में हम करने जा रहे हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑन द चैप्टर सर्कल। और वैसे तो मैं हर बार हर लेक्चर की शुरुआत में बोलता हूँ, तो बोलते बोलते या आप सुनते सुनते परेशान हो गए होंगे और मैं भी बोलते बोलते परेशान हो गया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बोलूँगा कि नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिए। अगर आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और जाकर अपने लिए एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेकर आएं। और साथ साथ जितने भी पीवाईक्यूज हम सॉल्व करें, मेरे सॉल्व करने की उसे वेट ना करें, आप उस वीडियो को वहीं पॉज करें और उसे खुद ट्राई करने की कोशिश करें। उसके बाद जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर आप देखें कि हमने उसे कैसे सॉल्व किया है और हमारा आंसर और आपका आंसर टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। और खासकर बीच में जो आपको खुद ट्राई करो अभी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, वो तो आपको लेक्चर के दौरान बीच बीच में करने ही करने हैं। और लेक्चर के आखिर में, जैसा कि हम हर बार करते हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। आप अपने आंसर्स देखने के बाद क्या करें, अपने स्कोर कैलकुलेट करें आउट ऑफ 20 और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। तो सबसे पहले सीधी सीधी सी काम की बात, इक्वेशन ऑफ सर्कल सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर 0 0, रेडियस आर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर है एच कॉमा के, रेडियस है आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, सेंटर माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ। वीडियो पॉज करना, खुद करके देखें। इन अ गिवन सर्कल बिलो ओ ए इज 1 यूनिट, यानी ओ ए का जो लेंथ दे रखा है वो हमें 1 यूनिट दे रखा है। ओ ए इज 1 यूनिट, ओ बी इज 13, तो इसका मतलब ये 12 हो गया, क्योंकि ओ ए 1 है और ये ओ बी 13 है, तो ये 12 हो गया। एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी के। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू बी। अब जरा समझना, ये क्योंकि वाई एक्सिस टेंजेंट है इस पर, तो डेफिनेटली टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सर, रेडियस। इसका मतलब जहां कहीं पर इसका सेंटर होगा सर्कल का, वो सेंटर पक्का ओबी लाइन पर होगा, क्योंकि ओबी ही यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जो रेडियस है दैट इज अलोंग ए बी, यानी यूं कहूं कि ओबी क्या होगा, डायामीटर होगा। तो मुझे सर्कल का डायामीटर एक तरीके से पता चल गया, कितना है, 13 है। आई नो द डायामीटर ऑफ द सर्कल विच इज 13, और हमें पी क्यू बी का एरिया चाहिए। पी क्यू बी का एरिया चाहिए, तो आपको पता है कि अगर मान लो सेंटर में यहां कह दूं, सपोज दिस इज द सेंटर सी, तो सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो सर्कल के केस में वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं इस लेंथ को लैम्डा कह दूं तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, लैम्डा, और ये पॉइंट है ए, तो मैं कह सकता हूं ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू लैम्डा। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और सेंटर इसी के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओबी क्या बनेगा, डायामीटर बनेगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पक्का ये जो लाइन है ये सेंटर से ही पास करेगी, तो ओबी डायामीटर हो गया, सेंटर इसी पर है। ठीक है, तो अब ये लैम्डा हो गया। अब हमें एक प्रॉपर्टी और मालूम है। वो प्रॉपर्टी क्या मालूम है? मान लो कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। ये दो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। सपोज दे इंटरसेक्ट एट पी, देन दिस प्रॉपर्टी सेज ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। ये प्रॉपर्टी आपने 8th 9th में डेफिनेटली कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी है। ये प्रॉपर्टी यू शुड हैव नोन दिस प्रॉपर्टी समवेयर इन योर चाइल्डहुड। तो यहां पर वही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्या करें, यहां पर आपको, क्योंकि डायमीटर भी क्या होती है, कॉर्ड होती है, तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पर, तो क्या कहूं, ए पी इंटू पी इंटू ए क्यू, ए पी इंटू ए क्यू, दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट, दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट इज इक्वल टू ओ ए इंटू ए बी। तो व्हाट इज ए पी एंड ए क्यू? दोनों लैम्डा हैं, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2√3, लैम्डा इज इक्वल टू 2√3। अब लैम्डा 2√3 हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे चाहिए पी क्यू बी। पी क्यू बी का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस होगा 2 लैम्डा इंटू हाइट, हाइट होगी ए बी, और हाइट होगी ए बी, तो हाफ इंटू 2√3, क्योंकि लैम्डा है 2√3, तो 2 इंटू 2√3 यानी 4√3
into AB, that is 12. So 2 to the 4, that is 24 root 3 square units is the answer. So the answer is second. तो सेकंड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. तो यहां पर हमने अपनी बचपन की कुछ भूली बिसरी यादें यूज की और साथ में एक प्रॉपर्टी सर्कल की कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल. तो हमें क्या दिया है? एक सर्कल दिया है. सर्कल का सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर देखो, सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो इसका जो सेंटर है वो है 1,2 माइनस ई माइनस एफ, और रेडियस जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4. तो रेडियस 1 आ रहा है. अब वो कह रहा है कि हमने किसी पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ की और एंगल इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का है कितना? थीटा है tan इनवर्स 12/15, 12/5. तो मैं यहां कह सकता हूं थीटा जो है वो है tan इनवर्स. तो अगर आप कहो तो मैं 2 थीटा कह दूं. tan इनवर्स 12/5. 2 थीटा मैंने किसको कहा जरा समझना. अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 2 थीटा किसको कहा. देखो आपने क्या किया, P से दो टेंजेंट्स बनाई. एक टेंजेंट तो ये बनाई मित्र और एक टेंजेंट ये बनाई दोस्त. बिल्कुल सर, ये दो टेंजेंट्स हो गई. यस सर. अब ये दो जो टेंजेंट्स हैं, ये दोनों टेंजेंट्स कहाँ मिलती हैं? P पर मिलती हैं. द मीट एट P. इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल मैंने बोल दिया 2 थीटा. ये एंगल कितना बोल दिया? 2 थीटा बोल दिया. थीटा बोल लो या 2 थीटा बोल लो, बात एक ही है. ठीक है. नहीं सर हम तो थीटा ही बोलेंगे, तो तुम थीटा बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं. तो ये इधर और यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला इस पर. अब वो क्या कह रहा है? इफ द सेंटर इज डिनोटेड बाय C. सेंटर क्या है? C है. और ये कहाँ मिले थे? ठीक है. एंड दीज टेंजेंट टच द सर्कल एट A एंड B. तो आपको चाहिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ PAB ट्राइंगल. आपको एक PAB ट्राइंगल दिख रहा है? यस सर दिख रहा है. ये ट्राइंगल PAB दिख रहा है आपको, और दूसरा ट्राइंगल है CAB. हमें ट्राइंगल PAB और CAB का एरिया का रेशियो बताना है. तो देखो बेटा, ये है 1, ये है 1 क्योंकि रेडियस 1 है. ठीक है. अगर मैं इसको यहां पर जोड़ लेता हूं, इसको यहां पर जोड़ देता हूं, तो अब आप समझो कि मैंने 2 थीटा क्यों लिया था. बोले हाँ सर अब समझ में आ गया, क्योंकि अब आप इसको क्या करोगे? अब आप इसको ऊपर वाले को लिखोगे थीटा और नीचे वाले को भी क्या लिखोगे? थीटा. तो ये थीटा, तो इसलिए 2 थीटा लिया था. tan इनवर्स 12/5 ये लिया था. अब मान लेते हैं ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है L, ये भी L, तो ये 1. अब देखो ये एंगल कितना है? 90. ये 90 मान लो ये है फाई. ये पूरा एंगल फाई है. कौन सा? ये वाला एंगल फाई है. तो फाई की वैल्यू बताओ क्या होगी? सर फाई प्लस 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 360. क्यों? क्वाड्रिलेटरल है भाई, 1 2 3 4 साइड्स हैं, इज इक्वल टू 360. तो फाई की वैल्यू हो गई सर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई. अब पहले मैं ट्राइंगल CAB का एरिया लिखता हूं. ट्राइंगल CAB का एरिया होगा हाफ इंटू 1 इंटू 1 इंटू साइन फाई. हाफ 1 इंटू 1 इंटू साइन फाई, यानी कि हाफ साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा. 180 डिग्री माइनस 2 थीटा. व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा? सर इट इज साइन 2 थीटा. ये साइन 2 थीटा हो गया. अब देखो tan इनवर्स 12/5 कितना है? 2 थीटा है. तो अगर ये 2 थीटा है तो यहां से tan 2 थीटा कितना आ गया? तो tan 2 थीटा आ गया 12/5. अब 2 थीटा कहां से कहां तक है? 0 से पाई. और क्योंकि tan पॉजिटिव है तो पक्का 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही 2 थीटा होगा. तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं यहां पर साइन 2 थीटा डायरेक्ट लिख सकता हूं. कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी? सर हाइपोटेन्यूज आएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. कितना? 169. 169 का रूट 13. तो यहाँ साइन 2 थीटा की जगह रख देंगे 12/13. तो जैसे मैंने यहाँ 12/13 रखा तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 6/13.
6/13 ट्राइंगल CAB का एरिया हो गया। अब कई लोग सोच रहे हैं सर ये फॉर्मूला कैसे लगाया। बेटा एरिया का एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, अगर आपको याद दिला दूं, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैज द फॉर्मूला। मान लो ये ट्राइंगल है कोई भी, ये A, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ये है A, ये B, ये C, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ BC साइन A, हाफ BC साइन A, यानी आजू बाजू की साइड्स इंटू हाफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ आजू बाजू की साइड AC साइन B, और चाहो तो हाफ AB साइन A भी लिख सकते हो, हाफ AB साइन C भी लिख सकते हो। तो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ट्राइंगल ऑफ फॉर्मूलाज फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये कहाँ पढ़ा आपने, यह पढ़ा है हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, ट्राइंगल का एरिया। तो वही हमने यहाँ यूज किया। तो ट्राइंगल CAB का एरिया कितना आ गया, 6/13। एक बार कैलकुलेशन देख लो भाई, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाफ इंटू आजू बाजू की साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन फाइव है 180 - 2 थीटा, साइन 180 - 2 थीटा इज साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा कितना है 12/5, तो साइन 2 थीटा कितना हो गया 12/13, वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी 6/13। अब बचा PAB का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो PAB का एरिया होगा, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा PAB। तो डेल्टा PAB will be half into L into sine 2 theta. So that is equal to half L square sine 2 theta. अब L की वैल्यू बोलो। अब जरा ये देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा सर 1/L। tan थीटा कितना आएगा 1/L, tan थीटा आएगा 1/L। तो L की वैल्यू कितनी आ गई सर cot थीटा, L की वैल्यू कितनी आ गई cot थीटा। अब L की वैल्यू cot थीटा को यहां रख दूं तो ये हो जाएगा सर cot स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा, यानी कि 1/2 cot स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा। और अगर आप चाहो तो ऊपर नीचे 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया सर, ऊपर बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा, बेटा ये कितना होता है 1 + cos 2 थीटा, और 1 - cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब cos 2 थीटा, tan 2 थीटा कितना था 12/5, tan 2 थीटा वॉज 12/5, tan 2 थीटा इज 12/5। तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा 5/13। तो यहां पर रख देते हैं हाफ 1 + 5/13, 1 - 5/13, और साइन 2 थीटा की वैल्यू आई थी 6/13, 6 नहीं 12/13, 12/13। तो यह हो गया 18 अपॉन हाफ से ये कैंसिल आउट हो गया 6/13 इंटू 18/8। तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 27/26, 27/26। एक बार देख लो भाई, यही आ रहा है, हाँ सर यही आ रहा है। तो अब अगर हमें यह रेशियो फाइंड करना है तो इसका एरिया क्या है 6/13। तो डेल्टा PAB अपॉन डेल्टा CAB, तो डेल्टा PAB अपॉन डेल्टा CAB लिखें, तो डेल्टा PAB अपॉन डेल्टा CAB अगर हम ये करें तो ये हो गया 6/27/26 अपॉन 6/13। देख लो एक बार 27/26 ही आ रहा है भाई, 2 3 6 2 4 8 2 2 4 2 9, हाँ ठीक है, 27/26 अपॉन दिस। तो ये हो गया 27/26 इंटू 13/6, 13 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा। तो उत्तर क्या है उत्तर सर 9:4। देयरफॉर आई कैन से डेल्टा PAB इज टू डेल्टा CAB is 9:4, 9:4, that is it. So that is the answer to this problem. तो एक बार देख लो ये कहाँ है, सेकंड, तो सेकंड would be the correct answer in this case. तो चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम is if one of the diameters of the circles this is a chord of another circle, यानी कि हमें कह रखा है कि भाई ये सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है जो दूसरे सर्कल का डायमीटर लगता है, which is diameter of is a chord of another, one of the diameters of this circle is a chord। भाई साहब अलग चीज है भाई, यानी कि ये सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
थोड़ा इधर कर देते हैं। वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल, यानी कि इसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है, हाँ सर, वो दूसरे सर्कल का एक कॉर्ड है, वो दूसरे सर्कल का एक कॉर्ड है। यस सर, तो ये येलो वाले सर्कल का एक कॉर्ड है। whose सेंटर इज एट 2,1, जिसका सेंटर कहां है 2,1 पर है। अब 2,1 देख लो कहां होगा, 4 और 1 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 1, 6 प्लस 6 गया 5, ये तो बाहर ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 2,1 रख के कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं डायग्राम बनाने के लिए देख रहा हूं कि 2,1 इस सर्कल के बाहर ही है। 2 और 4 और 1 5, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इज 1, 6 से 6 कट गया तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी 2,1 बाहर ही आएगा। तो इसका सेंटर है 2,1 पर। और इस सर्कल का जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है सर्कल का, P1 कह दूं इस सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर है 1,3 पर। तो इसका सेंटर है 1,3, द सेंटर इज एट 1,3। तो दिस इज 1,3, ये 1,3 है इसका सेंटर। ठीक से करके बना दें भाई, ये 1,3 ये इसका सेंटर है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका रेडियस है येलो वाले सर्कल का। आई नीड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो पहले तो इसका रेडियस लिख लो, इसका रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 6, मेरे ख्याल से 9 माइनस 3, 9 माइनस 6 3 और 1 4 का रूट 2, तो इसका रेडियस तो हो गया 2, इसका रेडियस 2। और फिर मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को मिला देता हूं और इसको यहां मिला देता हूं। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा C1A, C1A, एक ट्राइंगल दिख रहा है। यस सर, तो ये C1 है भाई, 12 मत सोच लेना, C1A। तो ये यहां पर 90 डिग्री, ये यहां पर क्या होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है, ये जो AB है, ये येलो वाले सर्कल की क्या लगती है, कॉर्ड। और अगर मैं सेंटर को इसके मिड पॉइंट से जोड़ता हूं, तो सर्कल की प्रॉपर्टी के सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यानी ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल C1AC आई कैन से दैट इसका रेडियस, येलो वाले का रेडियस क्या होगा, येलो वाले का रेडियस मान लो r है, ये रेडियस कितना है r। तो आई कैन से दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस C1C का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 और प्लस C1C का स्क्वायर का मतलब होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया सर, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1 फिर से 4 यानी कि 9। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई 3। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 3, रेडियस हो गया इसका 3। आई होप ये क्लियर हुआ, आप मेरी बात मान रहे होंगे, हर क्वेश्चन खुद से ट्राई करके जरूर देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम KTK1, ये आपको करना है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अभी देख लो एक बार, नोट कर लो, करना शुरू कर दो। नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 टच ईच अदर एट द पॉइंट 1,2। दो सर्कल्स दे रखे हैं, ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, किस पॉइंट पर 1,2, और दोनों 5 यूनिट्स ईच, दोनों का रेडियस 5 यूनिट है, दोनों का रेडियस 5 यूनिट्स है, एंड बोथ ऑफ देम टच एट 1,2 इफ द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। अब देखो 1,2 क्या इसको सेटिस्फाई करता है, 4 1 4, 3 2 6 10, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो कॉमन टेंजेंट है वो पक्का यही वाली कॉमन टेंजेंट है, ये 1,2 पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यस सर, ये दोनों 1,2 पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो दिस इज 1,2, दे टच एट 1,2, इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज दिस। सर क्या ये कॉमन टेंजेंट ये है C1 C2, क्या सर ये इंटरनली टच नहीं कर सकते, एक्सटर्नली करेंगे? बेटा इंटरनली नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनली तो रेडियस पे बराबर नहीं हो सकता था, तो रेडियस बराबर है इनका 5 5। यस सर, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब जो सेंटर होगा दोनों का वो पक्का इसके परपेंडिकुलर लाइन पर लाई करेगा, हाँ सर।
दोनों के परपेंडिकुलर लाइन पर लाई करेगा। एक सेंटर यहाँ होगा C1, एक सेंटर होगा C2, और यह जो दूरी होगी बंधु, कौन सी वाली दूरी सर, यह वाली दूरी 5 होगी और यह वाली दूरी भी 5 होगी। अब अगर मैं आपसे इस लाइन का स्लोप पूछूं, इस लाइन का स्लोप कितना है सर, -4/3, और क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट पर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मैं कह सकता हूं m ऑफ C1 C2 क्या होगा सर, m ऑफ C1 C2 होगा 3/4। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, इसलिए C1 C2 का जो स्लोप होगा वो 3/4 हो जाएगा। अब अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन यानी L की इक्वेशन अब एक दूसरे तरीके से लिखता हूं, कौन से फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो x - 1 y - 2 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा सर, नीचे आएगा cos थीटा, और ऊपर और यहां भी sin थीटा, और मैं इसको बराबर रख देता हूं ±5 के। ध्यान रखें ये tan थीटा है, अगर ये tan थीटा, क्योंकि ये स्लोप है tan थीटा इस लाइन के लिए, तो अगर ये स्लोप है तो x - 1 अपॉन cos थीटा वुड बी 4/5, 16 और 9 25, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ गई, और ये बेस है बिल्कुल, और y - 2 ये होगा 3/5 इज इक्वल टू ±5, तो x की वैल्यू हो गई 1 ± 4/5 इंटू 5, और y की वैल्यू हो गई 2 ± 3/5 इंटू 5, सो दिस बिकम्स 1 ± 4, और y आ गया 2 ± 3, तो एक बार प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 5, और एक बार माइनस लेंगे तो x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू -1। तो हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो कह रहा है कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं C1 है अल्फा, बीटा और गामा, डेल्टा, तो अल्फा, बीटा मैं कह सकता हूं 5, है, अल्फा, बीटा इज 5, और गामा, डेल्टा हो गया, गामा, डेल्टा हो गया -3, -1। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस डेल्टा। अल्फा माइनस बीटा नहीं है भाई, वहां एक छोटा सा मिसप्रिंट है, हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा माइनस डेल्टा है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा माइनस डेल्टा पूछा जाए, अल्फा माइनस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा माइनस डेल्टा का मॉड पूछा जाए, तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा, सर ये तो हो गया 10, और गामा माइनस डेल्टा विल बी -2। So the answer in this case would be 20. So 20 would be the correct answer in this case. तो 20 आंसर आ जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम है KTK2, यानी कि आपको अब ये प्रॉब्लम करना है खुद से। तो वीडियो को यहीं पॉज करके ये प्रॉब्लम खुद से करके देखें, आंसर्स लास्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम क्लास में करेंगे, इफ द वेरिएबल लाइन 3x + 4y इक्वल टू अल्फा लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स, दो सर्कल दे रखे हैं। पहला सर्कल जो दे रखा है, पहला सर्कल अपने पास है x - 1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका सेंटर क्या हुआ सर, इसका सेंटर हुआ 1, रेडियस भी 1। और दूसरा जो सर्कल है C2, वो सर्कल है x - 9 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका सेंटर है फिर से 9, 1 और रेडियस है 2, क्योंकि 4 लिखा है उधर। तो अगर देखा जाए दोनों के सेंटर्स का y कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि ये दोनों सेम सर्कल्स जो होंगे वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर लोकेटेड होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों? क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो फिलहाल मैंने क्या किया, ये बना लिया भाई एक सर्कल, इसका रेडियस कितना है 1 और इसका रेडियस है 1, तो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1, ये सर्कल रेडियस इसका 1, और एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4, 2, उसका रेडियस है 2, तो से दिस इज इट। और ये 9, 1 पर सेंटर्ड है, ये 1, 1 पर सेंटर्ड है, और ये 9, 1 पर सेंटर्ड है। अब इनके बीच में इफ द वेरिएबल लाइन लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स 3x + 4y इज इक्वल टू अल्फा, तो एक लाइन है 3x + 4y इज इक्वल टू अल्फा जो इन दोनों के
बीच में कहीं पर लाई करती है। दिस इज द लाइन विच लाइज बिटवीन द टू। ये वो लाइन है जो दोनों के बीच में लाई करती है, और ये लाइन क्या है, 3x + 4y इक्वल टू अल्फा। तो दिस इज द लाइन विच लाइज बिटवीन बोथ द सर्कल्स। हमें क्या चाहिए, विदाउट इंटरसेप्टिंग अ कॉर्ड ऑन आइदर ऑफ द सर्कल्स, यानी ये जो लाइन है दोनों सर्कल्स पर एक कॉर्ड इंटरसेप्ट नहीं करती, यानी ये दोनों सर्कल्स को 2 पॉइंट्स पर नहीं काटती। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की सारी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज हमें चाहिए। तो जरा C1 और C2, ये लाइन दोनों के कहां है, बीच में, दोनों के बीच में, तो दोनों के सेंटर्स इस लाइन के अपोजिट साइड्स पर लाई करेंगे। तो सेंटर्स ऑफ बोथ द लाइंस विल लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ दिस लाइन, दोनों के सेंटर्स इस लाइन के अपोजिट साइड पर लाई करेंगे। तो C1 एंड C2 लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ लाइन। और आपको पता है कि अगर 2 पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड्स पर लाई करते हैं तो उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स लाइन में फिल करके मल्टीप्लाई करने पर आंसर नेगेटिव आता है। कहने का मतलब इसमें 1, 1 फिल कर दो तो ये आएगा 7 माइनस अल्फा। फिर इसमें 9, 1 फिल कर दो, 27 + 4 31 माइनस अल्फा शुड बी नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड पर लाई करते हैं। तो उसका मतलब हुआ अल्फा -31 और अल्फा -7 शुड बी लेस देन 0, क्योंकि दोनों से माइनस कॉमन ले लो। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 7 से लेकर 31, अल्फा बिलोंग्स टू 7 to 31। अब ये तो इंश्योर हो गया कि ये लाइन हमेशा इन दोनों के अपोजिट साइड्स पर लाई करती है। अब जरा देखना बंधु, अगर ये लाइन ऐसे भी बन जाए तब भी देखो C1 C2 अपोजिट साइड्स पर हैं, हाँ सर, ऐसे बन जाए तब भी C1 C2 अपोजिट साइड्स पर हैं, तो कैसे ये इंश्योर हो गया कि ये दोनों पर कॉर्ड नहीं काटेगी? नहीं सर, वो इंश्योर नहीं हुआ। तो ये लाइन इन दोनों सर्कल्स को क्या नहीं करनी चाहिए सर, ये लाइन इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं और यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ उनके रिस्पेक्टिव रेडियस से ज्यादा होना चाहिए, यानी ये लाइन इनके अंदर नहीं घुसनी चाहिए सर्कल्स के अंदर। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर्स हैं P1 P2, ये दोनों P1 किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा या बराबर, और P2 क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा या बराबर। ऑल्सो सिंस लाइन डज नॉट intercept chord on two circles वहां लिखा है ना, does not intercept without intercepting a chord on either of the circles। तो मैं कह सकता हूं P1 तो 1 से बड़ा होना चाहिए एंड P2 2 से बड़ा होना चाहिए। P1 क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, 1, तो P1 की वैल्यू होगी 1, 1। लाइन क्या है, 3x + 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा सर, वो आएगा 7 माइनस अल्फा अपॉन √3² + 4², दैट इज 5। ये बड़ा होना चाहिए 1 से, यानी कि 7 या अल्फा -7 का मॉड एक ही बात है, शुड बी ग्रेटर दैन 1 × 5। तो कितना होगा, शुड बी ग्रेटर दैन 5। और किसी नंबर का मॉड a से बड़ा कब होता है, जब वो नंबर अल्फा -7 is less than equal to -5 और अल्फा -7 is greater than equal to 5। यानी कि अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 और अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यानी यहां से आ गया अल्फा की वैल्यू -∞ से 2 यूनियन 12 से इंफिनिटी। ये कहां से आ गया, P1 greater than 1 से आया। अब P2 greater than 1 करना पड़ेगा। P2 क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 9,1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो 9,1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखेंगे 27 + 4 माइनस अल्फा अपॉन 5 शुड बी ग्रेटर दैन 2। ये 2 से बड़ा होना चाहिए उसके रेडियस से। तो दिस इंप्लाइज अल्फा -31 का मॉड इज ग्रेटर दैन 10, 5 to the 10 31, ठीक। तो यहां से आ गया अल्फा -31 शुड बी लेस देन -10 और अल्फा -31 शुड बी ग्रेटर दैन 10। तो अल्फा इज लेस देन 21, लेस देन इक्वल टू भी आ जाएगा भाई, लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल टू 21 नहीं 11, लेस देन इक्वल टू 21 सही तो था, और
अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 41, 41 से बड़ा। तो कुल मिलाकर अल्फा की जो रेंज आ गई वो आ गई माइनस इन्फिनिटी से 21 यूनियन 41 से इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो सारे अल्फाज चाहिए जो इस कंडीशन को, किस कंडीशन को, इस कंडीशन को, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, फिर इस कंडीशन को और इस कंडीशन को। सो दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड से दिस इज फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, हमें अल्फा वो चाहिए जो फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को, तीनों को सेटिस्फाई करता हो, यानी तीनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो तीनों का इंटरसेक्शन करते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या इंटरसेक्शन करने का, एक नंबर लाइन बनाओ। पहले वाला क्या बोलता है, 7 से लेकर किधर तक, 31 तक, 7 से लेकर 31 तक ओपन इंटरवल, 7 से 31। दूसरा क्या बोलता है, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज्ड, माइनस इन्फिनिटी से 2, और 12 से इन्फिनिटी, और 12 से इन्फिनिटी, ये आ गया, आगे तक जाएगा। फिर लास्ट वाला है माइनस इन्फिनिटी से 21, 21 ये है, माइनस इन्फिनिटी से 21, और 41 से इन्फिनिटी, 41 से इन्फिनिटी। अब हमें ऐसा चाहिए तीनों का इंटरसेक्शन, वो रीजन ढूंढो जिसके ऊपर 3 लेयर्स हो। तो 3 लेयर्स कहाँ दिखाई दे रही हैं सर, 3 लेयर्स तो यहाँ दिखाई दे रही है। यस सर, ये वाला रीजन है 3 लेयर्स वाला, देख लो। यस सर, तो अल्फा की रेंज क्या आ गई, अल्फा बिलोंग्स टू 12 आया। हाँ सर 12 तो आ रहा है दोनों में, तीनों में आ रहा है, देखो 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 21 भी। तो 12 से 21 आ गया अल्फा का रेंज। लेकिन हमें चाहिए क्या, वी नीड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो 12 से 21 का जो सम होगा, ये कितने नंबर्स हैं 12 से 21 सर, ये है 10, 10/2, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, 12 प्लस 21, ये हो गया 5, और ये हो गया 33 इंटू 5, 165। सो 165 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। हम कह सकते हैं कि आंसर आ गया 165। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था ये, KTK3। ये रहा आपके लिए अगला, खुद ट्राई करो, अभी करिए, लास्ट में आंसर देखेंगे। कंसिडर अ सर्कल C विच टचेज y एक्सिस एट 0,6। ये सर्कल y एक्सिस को टच करता है 0,6 पर, एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6√5 ऑन x एक्सिस। और ये एक x एक्सिस पर क्या करता है, एक इंटरसेप्ट कट करता है, कितना, 6√5 का। तो ये कुछ इस तरह से स्थिति होगी। हाँ सर, ये कुछ इस तरह से, हाँ। तो ये कहाँ टच कर रहा है भाई, इसको 0,6 पर। और ये जो इंटरसेप्ट है AB, ये कितना है सर, ये है 6√5। तो AB है 6√5, AB है 6√5। हमें चाहिए इसका रेडियस। तो देखो क्या करें रेडियस के लिए, दिस इज द सेंटर, सेंटर को यहाँ जोड़ देते हैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ इसको मिला देते हैं। यस, सही नहीं हुआ, तो एक काम करो, ये बना दिया हमने, ठीक सर। अब इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये बना दिया, बिल्कुल। तो अब इसको हटा देते हैं, इसको ढंग से बनाते हैं। अब सही है, हाँ सर अब ठीक है। अब देखो ये तस्वीर आपके सामने है, ये एंगल कितना है सर, 60 डिग्री। ये क्या है, मान लो सेंटर है। अब अगर ये 6 है तो ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल बन गया। तो ये भी 6 होगा। मतलब इसको समझने के लिए कोई बादाम खाने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया, अरे बेटा आराम से समझ में आएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, 1 मिलीग्राम बुद्धि लगा लो, समझ में आ जाएगा। ये m, तो ये 6 हो गया बिल्कुल। अब AB कितना है सर, AB हमारे पास है 6√5, कितना, 6√5। अच्छा ये रेडियस r होगा, यस सर। तो AM कितना होगा, AM सर, AM होगा इसका आधा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
तो ये इसका आधा होगा। तो अब मैं ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो ये हुआ 36 प्लस 45 यानी कि 81। तो रेडियस कितना आ गया? 9 आ गया यार, खत्म खटाक। तो 9 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेकिन यहां हमें एक बात और भी समझनी होगी कि सर्कल एक और भी पॉसिबल है, यानी कि एक सर्कल हमने यह बनाया क्योंकि यहां दे रखा है कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6√5 ऑन एक्स एक्सिस, यानी जो इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस पर कटा है, कितने लेंथ का? 6√5 का। वो राइट साइड में भी हो सकता है और वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां पर हमारा सर्कल, तो दिस इज अवर सर्कल, ये सर्कल बन गया जो भी हमने बनाया, ये हमारा सर्कल बन गया। और यह ऐसा ही सर्कल इधर भी बन सकता है। यस सर। तो यानी ऐसे दो सर्कल्स बन सकते हैं, ये ए और ये बी। ये कितना? 6√5। और इसी तरह से ये ए डैश और ये बी डैश, या ये ए डैश और ये बी डैश। तो एक सर्कल ये बन सकता है, और ये भी कितना? 6√5, और ये 0,6। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही बन सकता था, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी बन सकता था। तो ऐसे कितने सर्कल बन सकते थे? 2। तो क्या इससे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर भी 9 आया तो इधर भी सिमेट्री से रेडियस 9 ही आने वाला है, यानी रेडियस इन दिस केस विल ऑल्सो बी अगेन 9 ओनली। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट पी x1 y1। ध्यान रखें ये फॉर्म तभी लगाना है जब x1 y1 सर्कल पर लाई करता हो। अगर कभी भी ऐसा लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 1, 2, तो इसका मतलब ये नहीं आप सीधा x1 प्लस y1 कराएं, पहले आप ये देख लें कि 1, 2 सर्कल पर है या नहीं है। अगर नहीं लाई करता तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जनरल सर्कल पर आपको पता है, आपको याद है कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या करते हैं सर? x1। वाई स्क्वायर की जगह क्या करते हैं? y1। 2x की जगह क्या करते हैं सर? x प्लस x1। 2y की जगह क्या करते हैं सर? y प्लस y1। दैट इज हाउ यू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा क्या होती है? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। और स्लोप फॉर्म क्या होती है सर? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। और तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला प्रॉब्लम ये रहा, जे एडवांस 2018 पेपर 1 में आया था। क्या है? लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 विद बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस बीइंग पॉजिटिव। दोनों कोऑर्डिनेट विद बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव, यानी कि पी के दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो मान लो जैसे ये तो हो गया हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, एंड से दिस इज आवर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यह सर्कल है अपना, ठीक है। अब उसके ऊपर एक पॉइंट है पी जिसका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, यानी ये पॉइंट है मान लो। फिर लेट द टेंजेंट टू एच एट पी इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एम एंड एन, यानी आपने पी पर टेंजेंट बनाया, उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट किया कहां पर? एम पर और एन पर। तो इट इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एम एंड एन। ये टेंजेंट बनी यहां पर, इसने इसे इंटरसेक्ट किया एम पर और एन पर। तो आपको क्या करना है? देन द मिड पॉइंट ऑफ एम एन लाइज ऑन द कर्व। बताना है कि एम एन का जो मिड पॉइंट है वो किस कर्व पर लाई करता है। तो पहली चीज तो सर्कल देख लो, सर्कल क्या है? तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो टेंजेंट एट पी पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लें, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2। दैट विल बी द टेंजेंट। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 2, क्योंकि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। याद रखो ये क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर यह है तो ए कितना हो गया सर? ए हो गया 2। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सर? एम के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वाई को 0 रख दो तो 2 अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0, और एन के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सर? 0 कॉमा 2 अपॉन साइन थीटा। अब हमें मिड पॉइंट बताना है एम एन का कहां लाई करता है। लेट मिड पॉइंट ऑफ एम एन बी एच कॉमा के। तो एच किसके बराबर होगा? वो होगा 2 बाय कॉस थीटा
प्लस 0/2, ये 2 से 2 कट गया तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर 1/h आ गई, कॉस थीटा कम्स आउट टू 1/h, और k क्या आएगा 0 प्लस 2/sin थीटा बाई 2, यानी कि यहां से फिर से 2 से 2 कट गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/k। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मेरे पास h और k एक रिलेशन में आ जाएंगे, वो क्या होगा 1/h² प्लस 1/k² इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों यानी जो ये पॉइंट m और n का जो मिड पॉइंट है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, और रिलेशन हो गया h² प्लस k² इज इक्वल टू h² k², यानी कि इट लाइज ऑन द कर्व x² plus y² equal to x² y², therefore the correct answer in this case is फोर्थ आंसर हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन x एंड y एक्सिस मेड बाय द सर्कल, सर्कल दे रखा है x² प्लस y² प्लस ax प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0। इसका जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट किसी भी सर्कल का होता है 2√g² माइनस c, और वो कितना है 2√2, और y इंटरसेप्ट कितना है वो है 2√5, वो होता है 2f² माइनस c इज इक्वल टू 2√5। अच्छा यहां पर माइनस g, यहां अगर देखा जाए तो g कितना है सर a/2, f कितना है a, क्योंकि 2gx तो a/2 2f/a, और c कितना है, c तो c है ही। तो अगर मैं यहां रखता हूं ये 2 से 2 गया, यहां पर भी 2 से 2 गया, तो g² माइनस c इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज a²/4 माइनस c इज इक्वल टू 2, यस। और इसी तरह से f² यानी कि a² माइनस c इज इक्वल टू 5, a² माइनस c इज इक्वल टू 5। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इफ आई सब्ट्रैक्ट द 2 मेरे पास मिलेगा 3, a²/4 इज इक्वल टू -3, इसका मतलब a² इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई, या तो -2 या फिर +2, लेकिन उसने दे रखा है a इज लेस देन 0, तो a इज लेस देन 0, इसका मतलब कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी, वी विल हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू, हमें ये वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ये क्या हो गई रिजेक्टेड, क्योंकि दे रखा है a इज लेस देन 0। तो अब c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू c, तो ये हो गया a² 4 माइनस c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई -1, c की वैल्यू -1 आ गई। तो देयरफॉर सर्कल बिकम्स, क्या बन गया भाई सर्कल हो गया, सर्कल विल बी x² प्लस y² -2x और -4y -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सर्कल। फिर वो कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ टेंजेंट ऑन दिस सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी कि हमें एक ऐसी टेंजेंट जो इस लाइन के क्या हो परपेंडिकुलर हो, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से। तो इसका सेंटर क्या हुआ सर, सेंटर हो गया 1,2 और रेडियस हो गया √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -1 प्लस 1, यही आ रहा है। हाँ रेडियस कितना आ रहा है सर, रेडियस आ रहा है √6, एक बार देख लो 4 1 5 और 1 6, हाँ रेडियस कितना आ रहा है √6। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट लाइन क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है x + 2y इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू L, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू L। इसका स्लोप कितना है सर, इसका स्लोप है -½ तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा सर, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू 2x + c लिख लूँ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू L, क्योंकि इसका स्लोप कितना है -2 -½ तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू 2x + c। अब अगर ये लाइन सर्कल को क्या करती है टच करती है, तो आपको पता है अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती हो तो उसके सेंटर से उसके ऊपर बना हुआ परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता है
वो रेडियस के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द रेडियस। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं तो ये जो परपेंडिकुलर होगा कहाँ से, सेंटर क्या था 1,2 से, 1,2 से अगर जो परपेंडिकुलर मिला दूं तो ये इसके बराबर होगा रेडियस के √6। और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो p की वैल्यू क्या होगी सर, वो होगी, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यस, तो 1,2 से तो 2 माइनस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय 4 और 1 5, √5 इज इक्वल टू √6। दैट इज इट। ठीक, तो ये हो गया c -1, c प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू √30। c प्लस 1 का मॉड कितना आया, √30 आ रहा है। एक बार अच्छे से देख लो, 2x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c प्लस 1 इज इक्वल टू √30। तो c की जो वैल्यू आ गई अपने पास में वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक बार अच्छे से कैलकुलेशन भी देख लेना भाई। रेडियस कितना आया था, √6, 4 और 1 5 और 1 6, वो ठीक हो गया। y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, हमने टेंजेंट मान ली। अब टेंजेंट के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर 1,2, 1,2 था पॉइंट भाई, 1,2, 1 -2 ये आ गया, तो ये 0 आएगा। देखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए मैं बार बार आपको भी कहता हूं कि अच्छा रहेगा कि आप लोग भी कैलकुलेशंस को रीचेक करते रहें बीच बीच में, क्योंकि कैलकुलेशन एरर होने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो जो हमारी टेंजेंट हो गई वो क्या बन गई, y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस √30, प्लस माइनस √30 ये आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या पूछा गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ टेंजेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, टू टेंजेंट, वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो प्लस माइनस √30 अपॉन √5। 0 0 से परपेंडिकुलर कितना आया सर, √6 आ गया। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट विल बी √6 इन दिस केस। चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्रॉब्लम की और। ये रहा, खुद ट्राई करो एक और। लेट द नॉर्मल्स at all points on a given curve pass through the fixed point a comma b if the curve passes through 3 -3 4 -2 √2 and it is given this, then a square plus b square plus ab की वैल्यू चाहिए। ध्यान रखें, सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की एक ऐसी कर्व है जिस पर बनी हुई हर नॉर्मल उसके सेंटर से पास होती है, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है। मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है। अब आते हैं एक काम की बात पर। काम की बात ये दो सर्कल्स, एक का रेडियस है r1 और एक का रेडियस है r2। तो दिस रेडियस इज r1, दिस रेडियस इज r2, और ये c1 c2 से हमने परपेंडिकुलर बनाए किसके ऊपर, कॉमन टेंजेंट के ऊपर। ये जो कॉमन टेंजेंट है ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। क्यों, दोनों सर्कल्स एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, ऐसी टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होगा या तो AB या CD, दोनों बराबर होते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं, C1 C2, यानी दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर, माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर। इसी तरीके से यह भी कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल पर, RS और TU, ये दोनों क्या कहलाती हैं, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में आप देखें, इस टेंजेंट के दोनों सर्कल अलग अलग तरफ हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। इसमें भी ऐसा ही है, एक ऊपर है और एक नीचे है, जबकि यहां पर इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में दोनों सर्कल्स एक ही तरफ हैं। तो यही फर्क है ट्रांसवर्स में और साथ में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में। तो यहां पर ट्रांसवर्स का जो लेंथ होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रेडियस। ये ध्यान रखें, आपको ऑलरेडी मालूम भी होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, PC1 अपॉन PC2 विल बी R1 अपॉन R2 बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसी तरीके से यहां पर भी QC1 अपॉन QC2, QC1 अपॉन QC2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 अगेन बाय यूजिंग सिमिलैरिटी रिलेशन। तो जेईई एडवांस 2019 में एक प्रॉब्लम आया था, आइए करते हैं। लेट B बी अ पॉइंट
बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो एक ये लाइन दे रखी है, मान लो अब हम ये लाइन ऐसे बना देते हैं भाई, ये लाइन है, ये लाइन क्या है, 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0। ध्यान रखें ग्राफ पेपर पे नहीं बनाई, बस ऐसी एक लाइन बना दी मैंने आपके लिए। और फिर एक पॉइंट है 2,3, 2,3, आई हैव अ पॉइंट 2,3, so this is a point 2,3 and this point is A, this point is A। तो एक पॉइंट है A 2,3 with respect to this line, B is the reflection। B क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है भाई। तो B अगर इसका रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन है तो यहां कहीं आएगा B, तो दिस इज B, ये B है। फिर क्या है रखा है, टी एंड टीबी बी सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 and 1 विद सेंटर्स ए एंड बी। यानी दो सर्कल्स बनाए, एक सर्कल बनाया ए को रेडियस सेंटर लेकर, और एक सर्कल बनाया बी को सेंटर लेकर। बी ए को जो सेंटर लेकर बनाया उसका रेडियस कितना है 2 और इसका रेडियस है 1, और उनकी कॉमन टेंजेंट है टी, सच दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ टी। यानी दोनों सर्कल्स कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड पर है। यानी कौन सी टेंजेंट की बात कर रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है। तो पहले तो थोड़ा डायग्राम बना लें, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो एक सर्कल हमने बनाया यहां पर रेडियस 2 का, वी हैव ड्रॉन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 ओवर हियर। तो अगर मैं रेडियस 2 का सर्कल बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, अलग कलर चूज कर लेते हैं, रेडियस 2 का सर्कल ये बन गया। हाँ सर ये बन गया सर रेडियस 2 का सर्कल। और देखो ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये इसको इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग से काम लें तो 2,3 से परपेंडिकुलर का लेंथ जो आएगा लाइन के ऊपर वो कितना आएगा, 8 2 16, 16 माइनस 36 माइनस 3, 16 माइनस 18, 16 माइनस 18, 16 माइनस 18 माइनस 3, 23 माइनस 23 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 10, 8 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, 100 का रूट 10, तो कितना आया 25/10, यानी कि 5/2। यानी ये दूरी 5/2 है, 2.5 है यहां से यहां तक की दूरी। और अगर मैं इस पॉइंट को M कह दूं, ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो AM और MB दोनों के दोनों 2.5 हैं, ध्यान रखें ये। तो और इसका रेडियस कितना है 2, तो कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। फिर B को सर्कल लेकर सेंटर लेकर एक सर्कल बनाया, कितने रेडियस का, 1 रेडियस का, वो थोड़ा छोटा सर्कल बनेगा। हाँ सर ये बन गया, ठीक है। तो दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये बना दिया भाई सर्कल ऑफ रेडियस 1। फिर एक कॉमन टेंजेंट बनाई जो के जिसके दोनों सर्कल्स एक ही तरफ हैं। कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है भाई, कॉमन टेंजेंट, लेट अस ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स। So this is the common tangent to the two circles. So this is the common tangent, and this common tangent happens to this common tangent ये बनानी भी मुश्किल है भाई थोड़ी सी डायग्राम, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा, हाँ ठीक है। ये जो कॉमन टेंजेंट है वो इन दोनों के सेंटर्स को जॉइन करने वाली लाइन को कट कर रहा है। इट कट्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, इंटरसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स एट अ पॉइंट C। लिखा है C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ T, ये कॉमन टेंजेंट है T, और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है C पर। तो भाई थोड़ा सा तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसको इधर बना देते हैं, ठीक है। तो ये से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, से इट इंटरसेक्ट्स इट एट C, ये C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये कॉमन टेंजेंट है T, और ये अपना B सेंटर, ठीक है। यस सर। अब वो कह रहा है कि C is the point of intersection of the line T and line passing through A and B. If the length of segment AC का सेगमेंट हमें चाहिए, then the length of segment AC का लेंथ हमें चाहिए। तो फिर से अभी मैंने आपको, देखो जेईई एडवांस का सवाल है, कितने आराम से हम कर सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो अभी मैंने आपको जो बताया था ऊपर एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका रेडियस
इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, तो मैं कह सकता हूं सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी बी, तो ये आ जाएगा R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। तो सी बी कितना हुआ सर? सी बी हो गया सी बी अपॉन सी ए। अब R2 देखो, R2 है सर 1 और R1 है 2, तो मैं कह सकता हूं कि सी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी बी। यस सर। अब मुझे सी ए का लेंथ यानी ए सी का ही लेंथ चाहिए, ए सी का ही लेंथ चाहिए, तो मैं लिख देता हूं ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी। देख रहे हो, ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी, एक ही बात है, बी सी। हाँ, अब बी सी को लिख सकता हूं ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी माइनस ए बी। तो ए सी इज इक्वल टू 2ac माइनस 2ab, तो 2ab इक्वल टू ए सी, तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी। अब ए बी जो है, ए बी इट इज ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, और ए एम प्लस एम बी दोनों 2.5 है, तो 2 इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया? 10। खत्म, दैट इज इट। तो जेई एडवांस में आप देख रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आया, सिंपल सा सवाल था। और एक चीज़ और, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन और ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है आपको दिख ही रहा होगा, ये ट्राइंगल छोटे वाला और बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर है, उसी से ये सब कुछ हो पाया, पीछे भी मैंने आपको बताया। तो चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये प्रॉब्लम भी जेई एडवांस में आया। सर आप जेई एडवांस का प्रॉब्लम क्यों करा रहे हैं? कहीं बच्चे कहेंगे बेटा जेई एडवांस के प्रॉब्लम एज इट इज, नंबर्स भी चेंज नहीं होते, जेई मेंस में रिपीट हो जाते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के ऊपर या ट्रांसफर टेंजेंट के ऊपर यही दो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स C1 एंड C2 ऑफ यूनिट रेडियस। तो 2 सर्कल्स हैं कितने? यूनिट रेडियस के। तो एक सर्कल तो ये हो गया मान लो, और एक सर्कल यह हो गया। दोनों सर्कल्स इक्वल रेडियस के हैं, और इन दोनों का जो सेंटर है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? ईच ऑफ यूनिट रेडियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 6 यूनिट्स है। मान लो ये C1 है, ये सेंटर है C2, और C1 C2 कितना है? 6। C1 C2 है 6। फिर क्या कह रखा है? लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2। मान लो दोनों के सेंटर्स को जोड़ने वाला लाइन का मिड पॉइंट है P, यानी CP, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। फिर C बी ए सर्कल टचिंग C1 एंड C2 एक्सटर्नली, C1 C2 एक्सटर्नली। अब एक सर्कल है जो दोनों को कैसे टच कर रहा है? एक्सटर्नली टच कर रहा है। सो दिस इज द सर्कल विच टचेस बोथ ऑफ देम एक्सटर्नली। यस सर, ये एक्सटर्नली टच कर रहा है। अब वो कह रहा है क्या? वो ये कह रहा है कि इफ द कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C, ये सर्कल का नाम क्या है? C। तो दिस सर्कल इज C, यानी इसका सेंटर में C कह देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा लोकेट करने के लिए। सेंटर है C। इफ द कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C पासिंग थ्रू P इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड C। वो कह रहा है कि C1 और C पर जो कॉमन टेंजेंट है वो C2 पर और C पर भी कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट इन दोनों की या तो ऐसे बन जाएगी, ऐसे, या फिर ऐसे बन जाएगी, और ऐसे भी बन सकती थी, लेकिन ये वाली जो टेंजेंट होगी वो फिर इसको टच नहीं करेगी। तो जो कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है वो कह रहा है C1 और C की जो कॉमन टेंजेंट है वो C2 और C पर भी कॉमन टेंजेंट है। तो कौन सी कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है? वह यह वाली कॉमन टेंजेंट होगी जो कहां से पास कर रही है? इट पासिस थ्रू P, इट पासिस थ्रू P। तो यार ये सर्कल को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ये सर्कल दोनों को टच कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यह सर्कल इस सर्कल को थोड़ा सा, भाई डायग्राम बनाने में दिक्कत है भैया इसमें, ये बनाया, ये बना लेगा, ये हो गया सर्कल, और यहाँ पर हमें, यह है हमारी लाइन है दोनों के सेंटर्स को जोड़ने वाली, तो सेंटर इसका थोड़ा सा इधर को करना, ठीक है, ये ले लेते हैं, और ये हमारी कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों की कॉमन टेंजेंट है।
ये ले हाँ, तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। और इस लाइन को हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये बन गया भाई डायग्राम। अब ठीक है, हाँ सर, लो अब नामकरण कर लेते हैं दोबारा से। तो डायग्राम बनाने में मुसीबत है बस थोड़ी सी। इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, और ये सर्कल है C। इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है वो ये मिड पॉइंट है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, C1 C2 6 है। और ये सर्कल C1 और C की जो कॉमन टेंजेंट है वो C2 और C पर भी कॉमन टेंजेंट है। ऐसे नहीं बन सकती थी, क्योंकि ऐसे बनती तो फिर उसको टच ही नहीं करती वो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सी का रेडियस चाहिए। तो इसका सेंटर मान लेते हैं भाई ये सी है, इसका रेडियस चाहिए। तो चलो देखते हैं इसका रेडियस कैसे मिलेगा बंधु। क्या करें सर, इसको इससे जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ कि ये जो कॉमन टेंजेंट है एक तरीके से, यानी कौन सा, ये पॉइंट है एल, ये पॉइंट है एम, तो एल एम C1 और C2 की कौन सी टेंजेंट है सर, ये दोनों की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ये दोनों की क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एल एम इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट किसकी, ऑफ C1 एंड C2। C1 और C2 की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो इसलिए इसका जो लेंथ होगा यानी एल एम, जो लेंथ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सर, वो बराबर हो जाएगा दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी, यानी कि C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ कितना 6 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 दैट इज 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेडियस कितना है, दोनों का रेडियस 1 है। दोनों का रेडियस कितना है भाई 1, दोनों का रेडियस 1 है, यूनिट रेडियस। तो 1 प्लस 1 2, तो 36 और 4 रूट 32 दैट इज एल एम। बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट, अगर एल एम के रिस्पेक्ट में देखो तो ये इन दोनों की क्या है सर, ये इन दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। एल एम कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C2, एल एम इज ट्रांसवर्स टेंजेंट, बट एल एम इज ऑल्सो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसकी, ऑफ C2 एंड C। ये इन दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी है, और इसीलिए LM का लेंथ इस हिसाब से होना चाहिए, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी होगी 1 प्लस आर, 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस 1 माइनस आर का स्क्वायर, 1 माइनस आर का स्क्वायर, ये LM होगा। यानी कि LM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर या आर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये कितना आया रूट 32। तो ये हो गया 4R इज इक्वल टू 32। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि रेडियस ऑफ C कम्स आउट टू बी 8। तो इसका रेडियस 8 आ गया। चलिए एक और तरीके से करके देखते हैं, लेट अस डू इट बाय वन अनदर मेथड। एक और मेथड है हमारे पास। अब जरा देखो, ये रेडियस भी आ रहे C1 C C2, ये ट्राइंगल देख रहे हो, हाँ सर। इस ट्राइंगल के लिए ये लेंथ R+1 है, ये लेंथ भी R+1 है, यानी ये ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और बेस क्या है उसका P, और ये P क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पर इस केस में अगर मैं यहां मेथड 2 इधर कर लेते हैं, मेथड 2, मेरे ख्याल से मेथड 2 भी आराम से हो जाएगा इतने में। तो एक मेथड और करते हैं, मेथड 2। मेथड 2, ट्राइंगल C1 C C2, ट्राइंगल C1 C C2 इज आइसोसेलेस। क्यों आइसोसेलेस, क्योंकि C1 C इज इक्वल टू C2 C इज इक्वल टू 1 प्लस आर, ये दोनों बराबर हैं 1 प्लस आर के।
आई होप ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर, 1 + r नहीं लिखते, उधर कोने में चला जाएगा। तो ये आइसोसेलेस हो गया, और ये P क्या है, उसके बेस का मिड पॉइंट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसके वर्टेक्स को बेस के मिड पॉइंट से जोड़ें तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ये एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस में जो ऑल्टीट्यूड होती है वो मिड पॉइंट ऑफ बेस पर मिलती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर आप परपेंडिकुलर बनाएं, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो अगर आप परपेंडिकुलर बनाएं तो ये परपेंडिकुलर हमेशा बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। दिस विल बाइसेक्ट द बेस, ये बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, ये बेस को बाइसेक्ट करेगा। ये छोटी सी बात आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस, या फिर बेस के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ दूं तो ये अपने आप 90 डिग्री आएगा। यस, तो ये एंगल 90 डिग्री। अब देखो, अब जरा समझना, बारीक सा काम है बस। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल है 90 डिग्री, क्यों, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर साइन अल्फा पूछूं, साइन अल्फा कितना होगा, तो साइन अल्फा होगा 1/3। साइन अल्फा होगा इस ट्राइंगल में 1/3। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, सर ये एंगल होगा 90 माइनस ये वाला एंगल, 90 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। अब देखो, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये कितना बचा, सर ये अल्फा बच गया। ये कितना बच गया, अल्फा। खुद देख लो, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। ये ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ये ट्राइंगल कितना, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये कितना बचा, अल्फा। अब साइन अल्फा इस ट्राइंगल में बोलो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, C1C, C1CP, C1CP, साइन अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 + r। तो 3 अपॉन 1 + r इज इक्वल टू 1/3, यानी कि r + 1 = 9, तो r = 8। खत्म, आ गया आंसर। अरे वाह सर, ये दूसरा तरीका हो गया। हाँ, दूसरा तरीका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमने कर लिया दो तरीके से। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P1 and P2 while considering P1 on the circle on one circle and P2 on the other circle for the given circles equation। तो पहला जो सर्कल है x² + y² -10x -10y + 41, इसका जो सेंटर है वो है 5,5, और जो इसका रेडियस है वो होगा √5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -41। मेरे ख्याल से 3 आ रहा है, 50 - 41, हाँ ठीक है। और सेकेंड सर्कल जो है वो है x² + y² -24x -10y + 160 = 0। इसका जो सेंटर है वो है 12,5, और इसका जो रेडियस है वो है 144 + 25 -160। इसका रेडियस भी 3 ही आ रहा है, 169 - 160, दोनों का रेडियस 3। अच्छा, C1 C2 का लेंथ, तो C1 C2 का लेंथ है 12 - 5 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, दैट इज 7 आ रहा है, जो कि बड़ा है R1 + R2 से, R1 + R2 से। इसका मतलब सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। यानी अगर मैं अब तस्वीर बनाता हूं इनकी, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी कि एक सर्कल तो ये, और फिर एक सर्कल ये, और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, दोनों का रेडियस सेम है भाई, ध्यान रखना। और इनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन पक्का, वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, x के पैरेलल होगी। हाँ सर। अब P1 P2, P1 इस पर पॉइंट है और P2 उस पर पॉइंट है, तो मिनिमम दूरी बतानी है। आपको पता है दो कर्व के बीच की मिनिमम दूरी अकर करती है उनके कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो आप समझ रहे होंगे, मिनिमम डिस्टेंस होगा ये P1, ये P2,
ये C1 और ये C2। इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन वैसे देखा जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों? दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है सेंटर का, एक्स के पैरेलल होगी। तो ये कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा। ठीक है सर, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो एक्स के पैरेलल हो या ना हो, दैट हार्डली मैटर्स। तो हमें P1 P2 का मिनिमम दूरी चाहिए, और मैक्सिमम दूरी क्या होता है वैसे? यहां पर अगर ये लेते तो ये मैक्सिमम दूरी हो जाता। तो मिनिमम दूरी कितनी होगी? तो मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन P1 एंड P2, दैट विल बी इक्वल टू C1 C2। किसके बराबर होगा जरा देख लो सर, वो होगा C1 C2 माइनस R1 माइनस R2। C1 C2 माइनस R1 माइनस R2, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी सर 7 माइनस 3, हाँ कितना आ गया? 1 आ गया। So the minimum distance between their centers is between P1 and P2 is 1. So that is the minimum distance between the points located on first and second circle. और maximum पूछता तो वो था C1 C2 प्लस R1 प्लस R2, यानी कि 7 प्लस 1, 7 प्लस 3 प्लस 3, 7 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 13 आ जाता उस केस में आंसर। चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज PQ be the diameter of this circle. Alpha beta are the length of perpendiculars from PQ on this line. तो एक सर्कल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक, और एक लाइन दे रखी है हमें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहले तो अगर मैं ये सर्कल देख लूं तो दिस सर्कल इज सेंटर्ड एट 0,0, रेडियस 3, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये लाइन कैसी भी बन सकती है। वैसे तो ये लाइन आप देखो सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, टेंजेंट होगी कि नॉर्मल हो, टेंजेंट होगी कि बाहर होगी, कैसी होगी? सेंटर क्या है? 0 0 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है √2 और इसका रेडियस है 3। तो डेफिनेट सी बात है ये लाइन इसको कहीं ना कहीं कट करेगी, ये लाइन इसको कट करेगी। तो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। वैसे भी दिख रहा है यार, इसका x इंटरसेप्ट है 2 और सर्कल का 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। अब वो कह रहा है कि हमने PQ भी डायामीटर, PQ कोई भी डायामीटर है सर्कल का, और हमने PQ से इसके ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है अल्फा और बीटा, हमें अल्फा इंटू बीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मान लो भाई ये है डायामीटर, कोई सा भी डायामीटर ले लो, कोई सा भी डायामीटर ले लो। तो मैंने ऐसे बना दिया एक डायामीटर, थोड़ा घुमा दो इसको, हाँ तो ऐसे बना दिया एक डायामीटर। कई लोग सोचेंगे पैरेलल ही बना दिया आपने तो। अब कई लोग कहेंगे सर जरूरी है इधर ही होगा, सर जरूरी है कि उधर नहीं हो सकता क्या? अबे ऐसे भी तो बन सकता, कैसी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गणित है ये, कैसी बना लो, कैलकुलेशन में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेता हूं 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, ये पॉइंट है P। तो अगर मैं इस Q के कोऑर्डिनेट्स लेने चलूं, Q के कोऑर्डिनेट्स, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि इनका मिड पॉइंट 0 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 cos थीटा, -3 sin थीटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? तभी तो मिड पॉइंट 0 0 आएगा, नहीं तो h k मान ले, h प्लस दिस बाय 2 बराबर 0, k प्लस 3 sin थीटा बाय 2 बराबर 0, तो h और k की वैल्यू अपने आप माइनस में आ जाएगी। अब यहां से हमने इनके ऊपर क्या डाले? परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया भाई, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इन दोनों का एक का लेंथ है अल्फा और एक का लेंथ है बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा का लेंथ बताओ सर। अल्फा होगा मॉड ऑफ 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 का मॉड अपॉन √2, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। और बीटा क्या होगा सर? -3 cos थीटा -3 sin थीटा -2 और बाय √2। तो अगर हम इसे ठीक ठाक करके लिखें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 2 अपॉन √2। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं अल्फा इंटू बीटा, तो नीचे क्या आ गया बंधु? सर नीचे तो आ गया 2,
और ऊपर होगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि ऊपर आ गया 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इसका मॉड्यूलस। अल्फा बीटा कितना हो गया जरा देखो। अल्फा बीटा हो गया सर मॉड ऑफ 9 बाहर, अंदर क्या बच गया सर? अंदर बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। ये हो गया 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 का मॉड अपॉन 2। तो ये हो गया 9 में से 4 गया 5, ये 9 आएगा, ये 4 गया 5 प्लस 9 और ये क्या बन गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यही आया। एक बार देख लो, एक बार अच्छे से देख लीजिए। हाँ सर ठीक ही दिख रहा है। ठीक, तो अगर मुझे अल्फा बीटा का कौन सा वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अल्फा बीटा मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम तब आएगा जब ये मैक्सिमम हो, और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो ये मैक्सिमम हो गया 5 प्लस 9 बाई 2 14, यानी उत्तर क्या है? उत्तर सर उत्तर आ गया है 7। तो 7 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहां पर अगर हम आंसर लिखें तो द आंसर वुड बी 7 इन दिस केस। तो ठीक है, अब और आगे देखते हैं, अगले प्रॉब्लम की तरफ कूच करते हैं। उसके पहले फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल की इक्वेशन होती है फैमिली ऑफ सर्कल्स की S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। ध्यान रहे लैम्डा -1 नहीं हो सकता, उस केस में रेडिकल एक्सेस मिल जाएगी। फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L इक्वल टू 0 एंड सर्कल S इक्वल टू 0 is S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड फैमिली। फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन L इक्वल टू 0 एट x1 y1 इज, देखो ये लाइन इसको x1 y1 पर टच करने वाले सर्कल्स की जो फैमिली होती है, ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1, दिस पॉइंट इज x1 y1। तो इस सर्कल, इस लाइन L इक्वल टू 0 को x1 y1 पर टच करने वाली सर्कल की फैमिली होती है x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल टू 0। फिर सर्कल की फैमिली जो x1 y1 से x2 y2 से जाए, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल लिख लो, प्लस लैम्डा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स लिख दो, एक ही बात है, सेम ही आएगा। यानी कि अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो यहां ये हटाकर आप इसकी जगह पर क्या कर सकते हो? आप इसकी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स AB, lambda times equation of AB equal to 0. That will again give you the family of circles passing through these 2 points. 3 पॉइंट से पास होता हुआ दुनिया में सिर्फ एक ही सर्कल हो सकता है, 2 पॉइंट से इन्फाइनेटली मेनी सर्कल्स पास कर सकते हैं। अगला प्रॉब्लम, द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड हैविंग सेंटर ऑन दिस passes थ्रू द पॉइंट, जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे। तो पहला सर्कल क्या हुआ? S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। तो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखोगे 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 लैम्डा वाई इक्वल टू 0, यही आएगा। ध्यान रखना, भावना में बहकर सेंटर को 3, 2 लैम्डा मत ले लेना, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6x अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर बोलो,
सर इसका सेंटर आया 3/1 प्लस लैम्डा और 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये सेंटर आ गया। अब ये सेंटर किस पर लाई करता है? उस लाइन पर लाई करता है, लाइज ऑन 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6/1 प्लस लैम्डा और माइनस 6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। ये हो गया 6 माइनस 6 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू -18, 6 लैम्डा इक्वल टू -18, लैम्डा इज इक्वल टू -3। तो लैम्डा अगर -3 आ गया तो ये हो गया -2, ये भी -2। तो सर्कल क्या बन गया? सर्कल बन गया x² प्लस y² माइनस, ये कितना हो गया भाई? ये आया -3, -3 तो नीचे बन गया -2, -2 तो प्लस का 3x, प्लस का 3x और प्लस का -2 और ये -12, ऊपर आ गया माइनस का 12, नीचे माइनस का 2, तो ये 6 माइनस का 6y आएगा, माइनस का 6y, तो दैट विल बी -6y इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि ये सर्कल कहाँ से पास करता है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई? सर्कल की इक्वेशन आ गई, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई? x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। एक बार देख लो भाई, यही है ना? कहाँ गई? हाँ यही है। तो -3, 1 पुट करके देखो, 9 और 1, 9 और फिर से ये -9 कट गया, नहीं आ रहा। -1, 3 करके देखो, -1, 3, -1 और 3, तो ये आ गया 1 और ये 9 -1, तो -3 -6, नहीं ये भी नहीं आ रहा। -3, 6 करके देखो, -3, 6, इफ आई पुट इन -3, 6, -3, 6 अगर मैं पुट करता हूं तो आएगा 9, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, ये आएगा 36 और ये माइनस का 9 और ये -36। एक बार देख लो भाई, ये काम बना क्या? हाँ सर काम बन गया, यानी कि उत्तर क्या है? उत्तर -3, 6, -3, 6 लाइज ऑन दिस सर्कल, तो दिस सर्कल पासेस थ्रू -3, 6। आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, एक सर्कल दे रखा है जो एक्स एक्सिस को टच करता है 3, 0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन वाई एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। ऐसा ही प्रॉब्लम अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, तो ये प्रॉब्लम करके देखते हैं। यहां पर ऐसी प्रॉब्लम ने कब किया था देखो, तो सर फिर आप ये दोबारा क्यों करा रहे हो? मैं सोच रहा हूं अब इसे अलग मेथड से करते हैं, किसी और मेथड से। एक मेथड से तो हमने कर ही लिया ना, ये रहा, वो वाई एक्सिस को, वो एक वाई को टच कर रहा था, एक्स पर इंटरसेप्ट बना रहा था। यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ इतना है कि जो सर्कल है वो क्या कर रहा है? वो एक्स को टच कर रहा है 3, 0 पर और इंटरसेप्ट बना रहा है वाई एक्सिस पर लेंथ 8 का। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, मतलब वो बताना चाहिए कि सर्कल कहाँ से पास करता है। तो क्या करें? तो पहले ये देखो कि ये हमारी एक्स एक्सिस, सर्कल इसको 3, 0 पर टच करता है, सर्कल टचेस एट 3, 0, सो दिस इज द एक्स एक्सिस और सर्कल इसे टच कर रहा है 3, 0 पर। अगर सर्कल इसे टच कर रहा है 3, 0 पर, तो भाई ये सर्कल बना दिया मैंने, यस सर, सर्कल बना दिया। अब मैं इसमें फैमिली ऑफ सर्कल से करता हूँ, इसको मैं कर तो वैसे भी सकता हूँ लेकिन अब दूसरे तरीके से करता हूँ। ये 3, 0, ये सर्कल इसको टच कर रहा है 3, 0 पर, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x -3 का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन। y एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है सर? y = 0, तो y -0 = ये बन गया, यस सर। तो सर्कल बन गया x² प्लस y² -6x प्लस लैम्डा y प्लस 9 = 0। देख रहे हो? हाँ सर यही आएगा। अब वो कह रहा है वो इंटरसेप्ट बनाता है 8 यूनिट का ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। तो y इंटरसेप्ट
इज इक्वल टू 8 यूनिट, और इंटरसेप्ट क्या होता है, तो 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 8, ये आएगा। हाँ सर, तो 2 4 ज़ा 8, एफ स्क्वायर बोले तो लैम्डा स्क्वायर बाय 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 25 इंटू 4, तो लैम्डा की वैल्यू होगी प्लस माइनस 10 आ गई। यानी कि जो हमारा सर्कल है वो सेंटर्ड हो सकता है, यानी सर्कल क्या बन गया, यानी सर्कल बन गया हमारे पास, 2 सर्कल आ गए ऐसे, एक नहीं 2 सर्कल आए हैं, 2 सर्कल आए हैं, और लैम्डा जो हो गया हमारे पास वो लैम्डा हो जाएगा प्लस माइनस 10, तो प्लस माइनस 10 आया, तो सर्कल बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2 सर्कल आ गए। ये 2 सर्कल क्यों आए हैं, क्योंकि अब जरा ध्यान से सुनना, ये और ये, एक सर्कल ऐसा बन सकता है ऊपर, और एक सर्कल ऐसा नीचे बन सकता है, नीचे, ये, तो ऐसे 2 सर्कल बन सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये पॉइंट क्या होगा 3,0। तो इस कारण से हमारे पास 2 सर्कल आए। तो अब आपने देखा कि जैसे ही हमारे पास 2 सर्कल्स आए, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि हमें बताना इनमें से कौन सा पॉइंट इन 2 सर्कल्स के ऊपर लाई करता है। तो या तो हर एक पॉइंट इसमें पुट करके देख, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करें सर, इसको ठीक ठाक करके लिख लेते हैं। जैसे पहले सर्कल को मैं लिख सकता हूं x माइनस 3 का स्क्वायर, y प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 9, और मैंने क्या जोड़ा सर, इधर जोड़ा था हमने 9 जोड़ा फालतू और 25 जोड़ा, तो यानी दोनों साइड पर 9 प्लस 25 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी पहला सर्कल क्या बन गया, पहला सर्कल बन गया सर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यही बना है y प्लस 5 का स्क्वायर। और जो सेकंड सर्कल है, अगर सेकंड सर्कल की बात करूं तो सेकंड सर्कल क्या बन जाएगा, सेकंड सर्कल बन जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू वो भी 25, यानी कि कुल मिलाकर जो दूसरा सर्कल हो गया वो हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब देखते हैं कौन सा पॉइंट इस पर लाई करता है। तो 1,5 अगर देखें, 1,5 अगर हम देखते हैं, इफ वी लुक एट 1,5, तो 1,5 पुट करेंगे नहीं आएगा, 100 आ जाएगा ये तो, और 1,5 पुट करेंगे ये भी नहीं आएगा। फिर अगला है, अब एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसा कर लेते हैं 3,10 ले लें, 3,10 लेंगे तो 3,10, हाँ 3,10 इस पर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3,10 लाइज ऑन द सर्कल 3,10। तो क्या करना चाहिए हमेशा, जब भी 4 पॉइंट, एक ऊपर से ले लो, एक नीचे से, फिर एक सेकंड लास्ट, फिर एक इधर, तो ऐसे करके पता लगाया जा सकता है। तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है एक तरीके से कि हाँ यार, हो सकता है आंसर चौथा ही हो सकता है आंसर तीसरा हो, तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे कर लिया करो, तो कुछ ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो फिलहाल आपने इस क्वेश्चन में देखा कि 2 सर्कल्स मिल रहे हैं, और यहां हमने इस सर्कल के क्वेश्चन को बिल्कुल अलग तरीके से किया। बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उस प्रॉब्लम को हमने कैसे किया था, ज्योमेट्री से किया था। वी हैड डन इट बाय ज्योमेट्री, फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करके हमने अब की बार इस क्वेश्चन को किया है, पिछली बार ज्योमेट्री यूज करके किया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका KTK 5 जो अब आपको ट्राई करना है, और इसका आंसर अब आप लास्ट में टैली करेंगे। और ये रहा आज का लास्ट सवाल, जेई एडवांस 2017 में आया, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, जेई मेंस में इसके रिपीट होने के काफी चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या कहता है। दिस प्रॉब्लम सेज how many values of p, for how many values of p this circle intersects the coordinate axis या and the coordinate axis have 3 common points, यानी कि p की कितनी वैल्यूज के लिए सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस में एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स कॉमन होंगे। तो मान लो ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और यह रहा हमारा सर्कल। तो एक स्थिति तो ये हो सकती है कि हमारा सर्कल कहां से पास कर जाए सर, ओरिजिन से पास करता है, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है सर, दूसरा प्रोबेबिलिटी हो सकता है ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस,
ये हमारी वाई एक्सिस, तो दिस इज अवर वाई एक्सिस, और हमारा जो सर्कल हो वो वाई एक्सिस को तो टच करता हो और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करता हो, तब भी उस केस में आप देखेंगे कितने पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे सर? 3, 1 2 3, हमें चाहिए 3 पॉइंट्स कॉमन। और अगला केस हो सकता है यह हमारी वाई एक्सिस और यह हो हमारी एक्स एक्सिस। अब ये सर्कल y को कट करता हो और x को टच करता हो, यानी ऐसा सर्कल भी बन सकता है। बिल्कुल, तो यहां भी कितने पॉइंट्स होंगे? 3। तो देखते हैं इन तीनों में से कौन कौन से केसेस फीजिबल हैं इस सर्कल के लिए। तो इस सर्कल में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू तो 1 है और f की वैल्यू 4 है, नहीं सॉरी 2 है, और c की वैल्यू माइनस p है। तो इस केस में सर्कल पासेस 0 0, सर्कल पासेस 0 0, तो 0 0 उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा, 0 0 हमने फिल किया तो p की वैल्यू 0 आ गई, और p की वैल्यू 0 आ गई तो x इंटरसेप्ट यानी जो जी स्क्वायर माइनस सी ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और एफ स्क्वायर माइनस सी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट होता है 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो एक्स इंटरसेप्ट नॉन जीरो कब होगा? जब जी स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा हो। और वाई इंटरसेप्ट 0 से बड़ा कब? वाई इंटरसेप्ट कब रियल होगा? नॉन जीरो, जब एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो। तो जी स्क्वायर माइनस सी बोले तो 1 प्लस पी ग्रेटर देन 0, और यहां से आएगा 1 नहीं 4 प्लस पी ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब हो गया P शुड बी, और P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू 0 है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी दोनों के दोनों कैसे हैं? ट्रू हैं। इसका मतलब ये केस संभव है, दिस इज पॉसिबल। देयरफॉर P इक्वल टू 0 गिव्स वन वैल्यू ऑफ P फॉर विच द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल हैव वन कॉमन पॉइंट। नाउ लेट अस कम डाउन टू दिस। इस केस में y इंटरसेप्ट तो 0 है, y इंटरसेप्ट 0 का मतलब है एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी 0, एफ स्क्वायर माइनस सी 0 होना चाहिए। वैसे तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? वो होता है 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी एफ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी। एफ स्क्वायर कितना है सर? 4, 4 इज इक्वल टू माइनस पी, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई? -4। अब x इंटरसेप्ट रियल होना चाहिए, फॉर x इंटरसेप्ट टू बी रियल एंड नॉन जीरो, रियल होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जी स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो जी स्क्वायर क्या है सर? जी स्क्वायर है 1, माइनस सी है प्लस पी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, लेकिन p को -4 रखा, 1 -4 ग्रेटर दैन 0 इज नॉट ग्रेटर दैन 0, यानी ये वैल्यू क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। p इक्वल टू -4 इज रिजेक्टेड। अब लास्ट केस पर आ जाओ, इसमें कौन सा इंटरसेप्ट 0 है सर? x इंटरसेप्ट 0 है। x इंटरसेप्ट 0 का मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यानी 1 इज इक्वल टू माइनस पी, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब y इंटरसेप्ट शुड बी रियल एंड नॉन जीरो, शुड बी रियल एंड नॉन जीरो, यानी कि एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर दैन 0। एफ स्क्वायर है 4 प्लस पी ग्रेटर दैन 0, और p की जगह -1 रखा तो 4 - 1 ग्रेटर दैन 0। ये बात सही है, इसका मतलब p की ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो कुल मिलाकर कितनी वैल्यूज आ गई? सिर्फ 2 वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई 0 और एक वैल्यू आई -1। सो हाउ मेनी वैल्यूज फॉर p एग्जिस्ट सर? ओनली 2 वैल्यूज, सिर्फ 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं जिसके लिए सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस में 3 कॉमन पॉइंट होंगे, ठीक है ना? तो दैट इज इट। और अब आता है आंसर टू केटीकेज, यानी कि खुद ट्राई करो अभी। तो आपने अभी की अभी ट्राई किया होगा और अपने आंसर्स फाइंड आउट किए होंगे, और ये रहे आंसर्स। अपने आंसर्स को यहां से आप टैली कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 20। और नीचे कमेंट बॉक्स में दिल के साथ मुझे आपके आंसर्स भी मिलने चाहिए, ठीक है ना? तो आप मुझे आंसर मतलब अपने आपके मार्क्स भी मिलने चाहिए, आपके स्कोर भी मिलने चाहिए मुझको। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।